नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन में देश और दुनिया की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी हेडलाइंस। चीन पहुंचे ट्रंप, क्या एयरपोर्ट पर हो गई बड़ी बेइज्जती, सोशल मीडिया पर क्यों चर्चा। ब्रिक्स समिट के लिए ईरानी विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे, विमान से दिया भावुक संदेश। हॉर्मुज से सुरक्षित निकला 14वां भारतीय जहाज, ईरान बोला दोस्त का हर मुमकिन सहयोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रूस दौरा रद्द, विदेश मंत्रालय जवाब देने से बचा। कर्नाटक स्कूलों में हिजाब प्रतिबंध खत्म, जनेऊ रुद्राक्ष जैसे धार्मिक प्रतीक पहन सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां चीनी प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति के बजाय उपराष्ट्रपति ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट पर ट्रंप के लिए लाल कालीन बिछाकर बहुत शानदार स्वागत किया गया। उनके साथ बेटे एरिक ट्रंप और दिग्गज कारोबारी एलन मस्क भी मौजूद रहे। लेकिन चर्चा इस बात की है कि शी जिनपिंग उन्हें लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए। दरअसल चीन के प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर किसी का स्वागत नहीं करते। उनकी जगह चीन के उपराष्ट्रपति ने ट्रंप की अगवानी कर उन्हें बड़ा सम्मान दिया। सुरक्षा और परंपरा की वजह से राष्ट्रपति हमेशा ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में ही मिलते हैं। वहीं पर ट्रंप को 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर चीन के प्रोटोकॉल को जाने बिना ये चलाया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने ट्रंप के पहुंचते ही बेइज्जती कर दी। चीन ने अमेरिका के साथ एक पिछड़े देश जैसा बर्ताव किया, हालांकि ये सच नहीं। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ब्रिक्स देशों की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में 14 और 15 मई को विदेश मंत्रियों की ये बड़ी बैठक होगी। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच ये दौरा काफी अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनके विमान पर लिखे एक संदेश ने खींचा है। उनके विमान पर बड़े अक्षरों में मीनाब 168 #मीनाब 168 लिखा हुआ है। ये संदेश उन 168 मासूम लोगों की याद दिलाता है जो युद्ध में मारे गए। आपको बता दें कि भारत ने अब तक इन मौतों की स्पष्ट निंदा नहीं की है। विदेश मंत्रालय ने इस संवेदनशील मुद्दे पर अब तक बहुत गोलमोल जवाब दिया है। अराक्ची यहां भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से क्षेत्रीय शांति पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर भी बात होगी। दुनिया भर की नजरें अब भारत की स्टैंड और इस मुलाकात पर टिकी हैं। अराक्ची के भारत आने के साथ ही भारत के लिए हॉर्मुज से खुशखबरी वाली खबर भी आई। हॉर्मुज में भारी तनाव के बावजूद भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से अपने 14वां गैस जहाज सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब सिर्फ एक आखिरी जहाज बचा है जो अभी भारतीय नौसेना की निगरानी में है। जल्दी खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारत के सभी 15 जहाज सुरक्षित बाहर होंगे। इससे पहले ईरान के विदेश मामलों के डिप्टी मिनिस्टर डॉक्टर काजम ने भारत की मदद का भरोसा दिया था। उन्होंने साफ किया था कि ईरान अपने दोस्त भारत के लिए हर मुमकिन सहयोग करेगा। उन्होंने बताया था कि भारत के कई जहाजों को निकालने में ईरान ने मदद की है। ईरान का कहना है कि वो दूसरे देशों के मुकाबले भारत को खास तवज्जो दे रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रूस का महत्वपूर्ण दौरा अचानक रद्द हो गया। जब इसको लेकर पत्रकारों ने विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा तो जवाब देने से बचते नजर आए। पत्रकारों ने पूछा कि भारत के वित्त मंत्री ने अपना रूस दौरा क्यों रद्द किया है, क्या हम रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि मैं रूस या रूसी तेल से जुड़े सवालों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमने अपना पक्ष साफ कर दिया है। इस पर जवाब देने के लिए हमारे प्रवक्ता ही सही व्यक्त होंगे। बता दें, इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि भारत ने रूस से वो गैस यानी LNG खरीदने से मना कर दिया है जिस पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से भारत में गैस की कमी तो है, फिर भी सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया। मिडिल ईस्ट संकट के बीच केरल में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर नई लिमिट तय कर दी गई है ताकि सप्लाई बनी रहे। अब एक बार में सिर्फ 5,000 रुपए का ही पेट्रोल मिलेगा। वहीं डीजल खरीदने वालों को 200 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जाएगा। ये फैसला अचानक स्टॉक खत्म होने के डर से लिया गया है। पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है ये तेल की कमी नहीं है। दरअसल कंपनियों ने अब पंपों को क्रेडिट देना बंद कर दिया है। अब पंप मालिकों को तेल के लिए एडवांस पैसा देना पड़ रहा है। कंपनियां भी अब पंपों को बहुत कम दिनों का स्टॉक दे रही हैं। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। अगर आप केरल जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें।
बढ़ती लागत के कारण अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया। ये नई कीमतें 14 मई से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। दरअसल पिछले एक साल में दूध के दाम दूसरी बार बढ़े हैं। कंपनी का कहना है कि दूध के उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई है। पशुओं का चारा और पैकेजिंग का सामान भी अब महंगा हो गया है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं। अब दूसरी क्षेत्रीय कंपनियां भी दाम बढ़ा सकती हैं। दूध महंगा होने से चाय और मिठाई के दाम भी बढ़ सकते हैं। नीट परीक्षा के लीक पेपर का कनेक्शन अब राजस्थान के सीकर से जुड़ गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि यह खेल एक छात्र ने शुरू किया। राजस्थान का रहने वाला यह छात्र केरल में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। उसने गुरुग्राम के एक शख्स से एक गैस पेपर हासिल किया था। फिर छात्र ने इसे अपने दोस्तों और सीकर के एक हॉस्टल मालिक को भेजा। हॉस्टल मालिक ने इसे अपने यहाँ रहने वाले सभी बच्चों में बांट दिया। उसने छात्रों से कहा इस सवाल परीक्षा में उनकी मदद करेंगे। हैरानी की बात यह है कि बाद में उसी मालिक ने पुलिस को खबर दी। उसने पुलिस को बताया कि बहुत सारे छात्रों के पास पेपर पहुंच चुका है। देखते ही देखते ये पेपर जयपुर और आसपास के इलाकों में फैल गया। जांच में सामने आया कि लीक हुआ पेपर असली परीक्षा के जैसा ही था। पुलिस अब गुरुग्राम के उस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। केरल में ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज करेगी। बुधवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केरल कांग्रेस के विधायकों की सलाह के बाद आलाकमान ने अपनी चर्चा पूरी कर ली है। केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका आधिकारिक ऐलान कल कर दिया जाएगा, यानी आज। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब छात्र अपनी यूनिफॉर्म यानी वर्दी के साथ धार्मिक पहचान वाले चिन्ह पहन सकेंगे। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने बुधवार को पुरानी पाबंदी हटाने का ऐलान किया। दरअसल साल 2022 में बीजेपी सरकार ने सख्त ड्रेस कोड लागू किया था। इसी आदेश की वजह से पूरे राज्य में हिजाब विवाद भड़क गया था। अब नई सरकार ने उस पुराने विवादित आदेश को पूरी तरह वापस ले लिया है। अब छात्र हिजाब, स्कार्फ और जनेऊ जैसे प्रतीक आसानी से पहन सकते हैं। यह फैसला हाल ही में हुई एक बड़ी घटना के बाद आया है। अप्रैल में बेंगलुरु के एक कॉलेज में छात्रों के जनेऊ उतरवा दिए गए थे। इस घटना के बाद सरकार पर नियम बदलने का भी भारी दबाव था। हालांकि मंत्री ने सीधे तौर पर हिजाब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इसे सीमित धार्मिक प्रतीक बताकर विवाद को शांत करने की कोशिश की। अब छात्रों को अपनी आस्था और पढ़ाई के बीच चुनाव नहीं करना होगा। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन उनके पक्ष में वोट देने वाले एआईएडीएमके के 24 विधायकों की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है। पार्टी ने अब इन सभी 24 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी दी है। वरिष्ठ नेताओं ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इसमें सीवी षणमुगम और एसपी वेलुमणि जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अगर ये विधायक अयोग्य हुए तो इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। दूसरी ओर बागी गुट ने व्हिप को ही गैर कानूनी बताया। उनका कहना है कि व्हिप की नियुक्ति में उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में अपना बहुमत हासिल कर लिया। सदन की कार्रवाई के दौरान विजय सरकार को 144 वोट मिले। में विपक्ष में सिर्फ 22 विधायकों ने ही मतदान किया। इस वोटिंग के दौरान स्टालिन की डीएमके ने वॉक आउट कर दिया, लेकिन असली कहानी एआईएडीएमके के 24 बागी विधायकों की है। इन विधायकों ने अपनी पार्टी के आदेश के खिलाफ वोट किया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एजेपी उम्मीदवार की मां ने अपमानजनक टिप्पणी के लिए 1 रुपए का मानहानि केस करने का फैसला किया। उम्मीदवार की मां सुजाता चौधरी शर्मा पर मानहानि का केस करेंगी। उन्होंने सिर्फ 1 रुपए का हर्जाना और माफी मांगी है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने उन पर तीखे निजी हमले किए थे। उन्होंने सुजाता को गैर सनातनी और भारत विरोधी तक कह दिया था। सुजाता का आरोप है कि सीएम ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुला खत लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने बिना जाने उन्हें अपमानित किया। चुनावी रैलियों में बार बार उनका नाम लेकर उन्हें राजनीति में घसीटा गया। सुजाता की बेटी कुंकी चौधरी चुनाव हार गई थी। मां का दावा है कि बेटी को हारने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया। अब वो अपनी गरिमा के लिए यह कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट अपने पास रखी है और नंदीग्राम सीट छोड़ने का ऐलान किया है। हाल के चुनाव में उन्होंने इन दोनों सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। अब नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट खाली करनी होगी थी। शुभेंदु ने कहा कि नंदीग्राम की जनता को उनकी कमी महसूस नहीं होगी। वहां अब उपचुनाव होगा और कोई नया चेहरा विधायक चुना जाएगा। उन्होंने वादा किया कि वो नंदीग्राम के विकास का पूरा ध्यान रखेंगे। वो खुद वहां के लोगों की सेवा एक अभिभावक की तरह करते रहेंगे। अब उनका पूरा फोकस भवानीपुर और पूरे राज्य के विकास पर होगा। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। सुबह 11 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.